हेलो स्टूडेंट्स, ओके सो टुडे इज लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर में अभी तक जो है हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और फैक्टराइजेशन में मेनली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं उसे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा देखा था और उसका यूज हम कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल डी, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल मानते हैं, उसके वैल्यू के बेसिस पे हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका नेचर कैसा होगा, यानी जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या फिर अनरियल होंगे। अगर अनरियल हैं, सॉरी, अगर रियल है तो रियल में इक्वल होंगे या फिर अलग अलग होंगे। ये हम उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन जो हमें करना होता है, अभी तक जो आपने किया है फैक्टराइजेशन बहुत इजी होते थे, बट अब जो आपको फैक्टराइजेशन करने हैं वो थोड़े से टफ लेवल पे होंगे। तो मैंने कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े से एक हायर लेवल पे होते हैं। इसमें हायर लेवल बेसिकली इसलिए आ जाता है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी ए बी और सी, उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आने लगती हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। देखो मेथड वही है जो मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। ए और सी का मल्टीप्लाई करना है, फिर दो फैक्टर्स निकालने हैं, सब कुछ वैसे ही होगा। बस इस बार थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स होंगे उनमें स्क्वायर रूट वाली टर्म्स भी आएंगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप इस, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें निकालने हैं। अब रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन करने की जरूरत क्या है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में डिफाइंड रहता है कि आपको फैक्टराइजेशन से ही निकालने हैं, और ऐसा स्पेशली तभी होता है जब उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करें और कैसे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो हमने एक पहला क्वेश्चन लिया, ये आपकी बुक का एग्जांपल है। देखो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बस इसे हमें रूट्स निकालने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है +2 विद साइन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 6 पॉजिटिव में। ठीक है, +6 है। अब हमें इस +6 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, इस +6 के फैक्टर 1 इंटू 6 हो सकते हैं, -1 इंटू 6 हो सकता है, सॉरी -1 इंटू -6 हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव 6 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हम दो फैक्टर्स लेते हैं उनका टोटल सम इस b के इक्वल आना चाहिए। b हमारा क्या है -2 रूट 6। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, हम सारे फैक्टर्स नहीं लेंगे, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो हम ऐसे फैक्टर्स पे फटाफट आना चाहते हैं जो हमारे काम के हैं। ठीक है, अब देखो 6 है और हमारे जो भी फैक्टर्स होंगे उन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, -2 रूट 6x के। अब देखो यहाँ पे इस 2 रूट 6 -2 रूट 6 में रूट 6 टर्म्स आ रही है। अब अगर मैं दो नंबर्स के सम में स्क्वायर रूट 6 चाहता हूं तो मेरे लिए ये जरूरी है कि दोनों टर्म्स में रूट 6 आता हो। क्यों, क्योंकि देखो रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 आएगा। ठीक है, अब अगर आप रूट 6 प्लस 2 करो तो ये 2 रूट 6 तो नहीं आएगा ना, तो ये क्या आएगा 2 प्लस रूट 6। ठीक है ना, तो यानी मेरे पास जो दो नंबर्स हैं जिनका सम करके मैं 2 रूट 6 चाहता हूं, इन दोनों में ही रूट 6 आना चाहिए, तभी तो जब दोनों को सम करूंगा तो ओवरऑल टर्म में रूट 6 आएगा। सिर्फ रूट 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जब इनके फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो हम ऐसे दो नंबर्स में फैक्टर डिवाइड करते हैं जिसमें रूट 6 एक फैक्टर बनता हो, मतलब एक नंबर रूट 6 हो दूसरे में भी रूट 6 आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, अब इस 6 को हम रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 कर सकते हैं ना भाई, ओवरऑल प्रोडक्ट कितना आएगा 6 आएगा। अब मैंने देखो इसका 1 इंटू 6 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है, लेकिन मैं उन फैक्टर्स पे इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फैक्टर्स में ये रिक्वायरमेंट है कि रूट 6 चाहिए। रूट 6 आएगा तभी तो सम करके कहीं से रूट 6 आएगा, चाहे वो 2 रूट 6 हो चाहे 3 रूट 6 हो। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले तो इस 6 में ऐसे फैक्टर्स में तोड़ा जिसमें रूट 6 आता हो, तो उसके लिए मैंने क्या किया रूट 6 रूट 6। ठीक है ना, अब
क्या इन दोनों का सम 2√6 होता है? अब देखो इन दोनों का सम 1√6 प्लस 1√6 2√6 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमें चाहिए -2√6, दोनों का सम -2√6। तो अगर हम इसको -√6 और -√6 कर दें तो ओवरऑल सम क्या आएगा? -2√6, ठीक है, क्योंकि -√6 प्लस -√6 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? -2√6। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। देखो -√6 प्लस -√6, अभी ओवरऑल वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट में बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो √6, अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स को एक पर्टिकुलर सिंगल टर्म मान लो तो इन दोनों में से √6 कॉमन आएगा। यहां से √6 कॉमन किया तो बचा क्या? -1। यहां से √6 कॉमन किया तो बचा क्या? -1। ओवरऑल क्या हो गया? -2√6, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? -√6 और -√6, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 3x² माइनस स्क्वायर रूट 6x माइनस स्क्वायर रूट 6x प्लस 2 = 0। ये हमारा फैक्टर्स बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब हमारे पास रूट वाली टर्म्स होती है तो फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो 3x² माइनस रूट 6x, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये है, अब यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे रूट 6x है, क्या इस रूट 6 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं दो नंबर्स में? यस कर सकते हैं। रूट 6 को आप स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 करते हैं, क्योंकि रूट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक रूट उसके अंदर एक नंबर मल्टीप्लाई रूट एक और नंबर, तो अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्शन में ये रूट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो जाता है रूट 6। तो यानी इस रूट 6 को आप रूट 2 इंटू रूट 3 पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस 3 को तो रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकते हैं ना। 3 = रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3, इसमें ये रूल अप्लाई करो तो रूट ऑफ 9 और रूट ऑफ 9 इज 3, यानी इस 3 को हम तोड़ सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 में, इस रूट 6 को तोड़ सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 में। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें कॉमन लेना है टर्म्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 x² माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। जो दूसरा स्क्वायर रूट 6 है इसको भी ऐसे ही तोड़ लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब 2 को भी ऐसे तोड़ सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से, सॉरी यहाँ पे एक x आएगा, x इन दोनों टर्म्स में है, एक x तो कॉमन आएगा, उसके अलावा रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आया? स्क्वायर रूट 3x, ये कॉमन आ गया। ये इन यहाँ पे x² था, 2x थे, एक x कॉमन चला गया, बचा 1x। इन दोनों में से एक रूट 3 कॉमन चला गया, बचा एक रूट 3, तो ये बचा क्या? एक रूट 3 और एक x माइनस x कॉमन चला गया, बचा कुछ भी नहीं, रूट 3 कॉमन चला गया, बचा क्या? स्क्वायर रूट 2 माइनस इस और इस टर्म में देखो x इधर है, इधर नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता, रूट 2 इधर है, इधर भी है, तो स्क्वायर रूट 2 कॉमन आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन चला गया तो बचा रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि ये प्लस साइन था, अब मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, ताकि जब ये माइनस रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई हो तो प्लस 2 बन जाए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये वाली टर्म सेम है, ये कॉमन आ गई, बच गया ये, इज इक्वल्स टू 0। अब यानी इसका मतलब स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 और स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखो दोनों एक ही चीज है, हमने एक बार इसको इक्वल टू 0 किया, एक बार इसको इक्वल टू 0 किया, दोनों सेम ही चीज है, और ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। So the root of this quadratic equation is x is equals to square root 2 divided by square root 3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको बुक में ये आंसर नहीं दिया होता, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है कि आपको ये आंसर, इस आंसर में गलती क्या है? इस आंसर में कोई गलती नहीं है, बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि आपको हमेशा आंसर ऐसे ही देना हो, वैसे ही देना हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि आपका जो आंसर है उस आंसर के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है कि कभी भी कोई भी आंसर आप पुट कर दें अगर तो उसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना दें, अगर है तो उस रूट को हटाएं। और डिनोमिनेटर के रूट को हटाने का एक तरीका आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो आपके पास कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो आप उसको रैशनलाइज कर दें और नीचे डिनोमिनेटर वाले रूट को हटा दें। अब कई बार क्या होता है बुक में नीचे डिनोमिनेटर में भी रूट दिया होता है, ठीक है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि जो बुक में दिया हुआ है अगर वो आंसर आपका किसी तरह से मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड। बट बोर्ड में जो आंसर्स आते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के रूल हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि अगर आपका आंसर कभी रूट में आ रहा है डिनोमिनेटर में तो आप उसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में ले आएं और डिनोमिनेटर को एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में रखें, रूट में ना रखें, ठीक है। तो अगर आपको इसको रैशनलाइज करना है, देखो एक ही तो टर्म है √2/√3, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो x = √2 डिवाइड बाय √3। इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और दोनों रूट इक्वल है तो हमने एक ही बार लिखा x = √6/3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। बस मेन चीज क्या थी, फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम यहीं पे होती है, अगर फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके आगे की कहानी आसान होती है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखो इसमें क्या था, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इसमें रूट नहीं था, बीच वाली टर्म में रूट था। इसमें क्या है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट में रूट है, बीच में नहीं है। ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस, अभी पता चल जाएगा क्यों। देखो अब तरीका वही है, पहले आप a और c का मल्टीप्लीकेशन करो। a और c का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, √2 × 5√2। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 × 5 10, यानी रिजल्ट आया 10। अब यानी मेरे पास नंबर है 10। इस 10 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं सो दैट जो दो नंबर्स आए उनका ओवरऑल टोटल सम कितना हो, +7, ठीक है। तो अब डायरेक्टली दिख रहा है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बना दूं 5 × 2 तो 5 + 2 7 होता है और 5 × 10 10, 5 × 2 10 होता है, यानी ये जो दो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 and 2, ठीक है। तो यानी इसके फैक्टर्स हमने बना लिए, फैक्टर्स आ गए 5 and 2, तो ये हो जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। सिंपल, जो भी आ रहे हैं दो नंबर सम से बना रहा है, हमने फैक्टर्स बना दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिया जाए, √2x² और 5x कुछ कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है। अगर मैं इस 5 को √5 × √5 कर भी लूं तब भी कुछ कॉमन तो बचता नहीं, ठीक है। तो यानी हम कॉमन क्या लेंगे, सिर्फ x बचेगा, क्या √2x + 5। यहाँ से एक x चला गया, बचा क्या √2x, यहाँ से x चला गया, बचा क्या 5 प्लस। अब इसमें और इसमें से कॉमन क्या आएगा, अब देखो इस 2 को √2 × √2 कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस 2 को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं √2 × √2 में, ठीक है। अगर ये √2 × √2 हो गया, यहाँ पे 5√2 है, दोनों में से √2 कॉमन आ सकता है, तो यानी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, स्क्वायर रूट। देखो मैंने इस 2 को √2 × √2 का, ठीक है, एक √2 कॉमन चला गया, बचेगा क्या, एक √2 बचा और x, तो बचा क्या √2 प्लस। अब यहाँ पे 5√2 था, एक √2 कॉमन चला गया, बचा क्या 5, तो ये हो जाएगा √2x + 5 × x + √2 = 0। देखो ये टर्म से मैं कॉमन ले ली, बच गया टर्म्स, तो रूट्स क्या आएंगे, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो यहाँ से आएगा x = -5/√2 और x = -√2, ठीक है। अब क्योंकि इस आंसर में √2 डिनोमिनेटर में है तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा x = -5√2 डिवाइडेड बाय 2 और x = -√2। दिस इज योर आंसर। इसमें क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे भी, नीचे वाला √2 2 हो जाएगा, ऊपर वाला √2 हो जाएगा, मैंने करके नहीं दिखाया ऐसे, ठीक है भाई।
क्लियर है ये चीज? ओके चलो, अब देखो, एक तो हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी सिंपल वाली, एक हमने पढ़ी जिसमें बड़े लार्ज नंबर्स आते थे उनको फैक्टर्स करना, एक हमने पढ़ा जिसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाते थे। देखो सारे क्या हैं, फैक्टराइजेशन के पार्ट्स हैं, बस टाइप ऑफ इक्वेशन चेंज हो रहा है। अब ये भी फैक्टराइजेशन वाले पार्ट है। अब देखो फैक्टराइजेशन तो नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब ये देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, देखो लग रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं ये भी नहीं लग रही है। तो कई बार इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो दिखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगती, बट जब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इन प्रोसेस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ऐसी कंडीशन में आपको कभी ये नहीं लिखा होगा कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, इसमें सिंपल लिखा होगा सॉल्व फॉर एक्स, कि एक्स की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करो। इसका मतलब एक्स की वो वैल्यूज निकालो जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, एग्री करती हो, है ना। अब वो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो जो उसके रूट्स होंगे वो रूट्स ही एक्स की ऐसी वैल्यूज होंगी जिन पर ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात है, कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के साथ एक यहाँ पे कंडीशन दी होती है। जैसे यहाँ पे देखो x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 4,7 दे रखा है। हम इस कंडीशन को ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमारा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होगा। अभी मैं भी ये कहूंगा कि इस कंडीशन पे ध्यान ना दें, लेकिन कई बार इस कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं जस्ट अभी कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास दो आंसर आए, x इज इक्वल टू 0,4। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं इस इक्वेशन में, मैंने जस्ट रैंडम एक, मान लो सपोज एक ऐसी इक्वेशन थी, उसमें ये कंडीशन दे रखी थी x नॉट इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो दो आंसर आए, x इक्वल टू 0,4, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हैं therefore x इक्वल टू 0,4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप पूरी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया, ठीक है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको ये लिखना होगा इसके बाद, as x cannot be equal to 0, therefore x is equals to 4 is the solution of this equation, ठीक है। अभी तक के आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा 99% केसेस में नहीं होगा, बट स्टिल मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, देखो सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास जो भी इक्वेशन डेवलप होगी उस इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है, इसमें भी इसमें भी। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी इसमें भी। उसके बाद जो भी इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना है। अब इसमें कई बार ध्यान क्या रखना होता है, आप कैलकुलेशंस का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में आपने एक साइन की गलती कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे सॉल्व करके देखते हैं, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम क्या बनेगा, x, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे x है, तो एलसीएम बनेगा x। अगर x एलसीएम है, यहाँ डिनोमिनेटर में x लाने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी नीचे भी। नीचे मल्टीप्लाई किया x आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, 1 इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट स्टेप सॉल्व, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ध्यान से लेना। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब इसके बाद इस 3x को इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो ये हमारी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो फैक्टराइजेशन यूज करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब मैंने ये बात भी बताई थी कि फैक्टर्स कई बार बनाने तो बहुत आसान होते हैं, कई बार मुश्किल होते हैं, और हर बार फैक्टर्स बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ तो अगर आंसर आना होगा तो आएगा, अगर नहीं आना होगा, नहीं आने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए, अनगे रूट्स होते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि इसमें आप क्या करो, अगर आपको फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं
तो आप फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। चलो मैं एक बार अटेम्प्ट लेता हूँ फैक्टर्स बनाने की। इसमें a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, प्रोडक्ट आएगा 1, उसके फैक्टर्स 1 और 1, उसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं बना, 3 आने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकती, सॉल्व हो सकती है। अब फैक्टराइजेशन एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, फैक्टर्स हमें नहीं मिल पा रहे, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। अब हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले a b c फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब a b c क्या होगा, a is the coefficient of x square that is 1, b is the coefficient of x that is -3, c is the constant term that is -1, ठीक है। अब इसके बाद अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है x is equals to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो x is equals to माइनस ऑफ b, b की वैल्यू है -3, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3 इज 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का -3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब देखो 4 इंटू 1 4 इंटू -1 -4 और -4 और बाहर माइनस +4 डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एक बार प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 30 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 एंड और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है ये बात, ओके, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इससे थोड़ा सा मुश्किल है, ये तो आसान था, वो वाला मुश्किल है। चलो अब उस पर आते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, एलसीएम लेना। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब इस टर्म और इस टर्म में तो बहुत डिफरेंस है, तो एलसीएम क्या होगा, जब हमें कोई भी नंबर एलसीएम नहीं मिलता तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम मान लेते हैं, ये कहता है ना। तो यानी इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। अगर ये एलसीएम हो गया तो इस वाली टर्म को ये बनाने के लिए x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। x माइनस 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 माइनस, देखो अभी ये वाली टर्म x माइनस 7 था, x प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। तो x प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ x प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 11 डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पे बहुत गलती होती है, क्या करते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस 4 मैंने ऐसे लिखा ना, अगर आप इस चीज को ऐसे लिख दो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 4 पूरी एक टर्म थी, है ना। इस पूरी टर्म से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा x प्लस 4 है। तो जब माइनस इसके साथ अटैच होगा तो पूरे x प्लस 4 से अटैच होगा, और पूरे x प्लस 4 से अटैच होने का मतलब ये माइनस साइन इस पूरे पे एप्लीकेबल होगा। पूरे पे एप्लीकेबल होने का मतलब क्या होगा, जब माइनस साइन इसके साथ एप्लीकेबल होगा तो माइनस x, और जब इसके साथ एप्लीकेबल होगा तो -4 आएगा। उस -4 की वजह से गलती हो जाती है, तो ये ध्यान रखें कि हम ब्रैकेट्स यूज करें, ठीक है। अब इसके बाद जो न्यूमरेटर है पहले हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो शॉर्ट करने का मतलब मैंने क्या किया, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 30। मैंने न्यूमरेटर में इस माइनस साइन को अंदर सुपरइम्पोज कर दिया, तो माइनस x माइनस 4 हो गया। अब ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 4
ठीक है। अब देखो ये -11 ये -11 दिख रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये 11 इधर आके डिवाइड होगा तो डिवाइड करके कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 11 ये इसको कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा -1। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 हो गया -1, 30 इंटू -1 -30 इज इक्वल्स टू ये +1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद अब ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले आप फर्स्ट टर्म को सेकंड के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म को सेकंड के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। मतलब कि ये तो -30 है इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7। एक बार इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर +4 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 और यहाँ पे -30। ठीक है, तो -30 इज इक्वल्स टू x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x सॉरी -28। अब इस -30 को उधर ले जाते हैं तो बचेगा क्या 0 इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज 2। फैक्टर्स क्या है 1 एंड 2, पॉजिटिव है -1 इंटू -2 कर सकते हैं क्योंकि -1 इंटू -2 2 आएगा, -1 इंटू -2 ये आएगा 2 और -1 प्लस -2 इज -3 जो हमें चाहिए। तो फैक्टर्स क्या बन गए -1 एंड -2, तो हो जाएगा x² माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इंटू -2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1 और 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं देखो फैक्ट, एक तो तरीका होता है कि सिंपल आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही आसान सा फैक्टराइजेशन करो, ऐसा कभी होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसमें ट्विस्ट क्या आएगा आपको एक इक्वेशन दी होगी और कहा होगा फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालो, लेकिन उस इक्वेशन में कहीं पे रूट आ रहा होगा, जैसे हमने क्वेश्चंस में किया, जो आज के क्वेश्चंस किए। ठीक है, जो हमने आज क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में क्या था, या तो ए और सी के साथ रूट आ रहा था या बी के साथ रूट आ रहा था। ठीक है, दोनों ही कंडीशन को हमने सॉल्व करने का तरीका देख लिया। तो फैक्टराइजेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इजीली फैक्टर्स ना मिले, तो आपको तरीका वही अपनाना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर्स निकालने हैं, सम उनका बी के इक्वल होना चाहिए, सो अप्लाई करेंगे, आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बार आपके पास इक्वेशन डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती, तो आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, देखो जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें x वाली टर्म्स एक साइड थी, कांस्टेंट टर्म एक साइड थी, तब हमने एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पिछले वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, x वाली टर्म्स एक साइड थी, कांस्टेंट एक साइड थे, पहले हमने एलसीएम लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया एंड सो ऑन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये मिक्सड अप भी होती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, राइट हैंड साइड में भी x वाली टर्म्स भी है, कांस्टेंट भी है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो सीधा एलसीएम ना लें, पहले x वाली टर्म्स को एक साइड ले आएं, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साइड ले आएं, उसके बाद एलसीएम लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करें। ठीक है, इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। इस चीज़ का मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब ये चैप्टर खत्म करेंगे तब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें यही चीज़ हो रही होगी और वो क्वेश्चन काफ़ी बुक्स में मिलता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए जिसमें हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के जो टाइप्स ऑफ, जो नेचर ऑफ रूट्स वाला पार्ट पढ़ा था, उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे। इस चैप्टर की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर्स में ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई, चलो अभी के लिए आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।